नमस्कार दोस्तों, जय वी एन सी आई बी मेड सिंपल के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जैसे एएफएम का आपको मॉक टेस्ट करवाया था, उसी प्रकार से आज हम लोग आईएनआईएफएस के मॉक टेस्ट नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हमारा आईएनआईएफएस का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, मॉड्यूल ए पे बेस्ड है। मॉड्यूल ए यानी इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें करना ही चाहिए, जिसमें बार बार सवाल आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, उसी का सेट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन का ये सेट है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, आप देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, तभी जाके आप इस वीडियो का सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट होंगे। तो हम यही इस टेस्ट सीरीज का फायदा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CSR प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इट लिंक विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज करेक्ट? कौन सा कथन CSR और SDG के बारे में सही है? चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि CSR focus solely on eliminating hunger and poverty without any link to SDG or healthcare initiative. ऑप्शन बी कर रहा है कि companies in India are restricted to spend exactly 2% of their net profit on CSR and any excess cannot be carried forward. ऑप्शन सी कर रहा है कि CSR activity in India align with SDG like no poverty, zero hunger, good health, and company may spend more than 2% of their net profit with excess allowed to be carried forward under condition. ऑप्शन डी कर रहा है as per the latest amendment, non-compliance with CSR is a criminal offence and डिफॉल्टिंग ऑफिसर में फेस्ड अप टू 3 ईयर ऑफ पनिशमेंट। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है। आप एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए क्या सही जवाब है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि CSR सिर्फ भूख और गरीबी तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज भी आते हैं। तो अगर कोई कंपनी पानी शुद्धिकरण प्लांट लगाती है या हॉस्पिटल में इक्विपमेंट डोनेट करती है, तो वो भी CSR का पार्ट है, और ये डायरेक्टली SDG से लिंक्ड है। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक है। यहाँ लिखा है विदाउट एनी लिंक। तो जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ। ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों 2% मिनिमम लिमिट है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहे तो 2% से भी ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, और अगर ज़्यादा खर्चा हो गया है तो वो नेक्स्ट साल के CSR ऑब्लिगेशन में एडजस्ट कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कंपनी 3% स्पेंड करती है एक साल में, तो जो 1% एक्स्ट्रा है वो अगले साल के CSR में काउंट हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों CSR का फोकस SDG के इंपॉर्टेंट गोल पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंपॉर्टेंट गोल पे है। हेल्थ, सैनिटेशन, नो पॉवर्टी। कंपनीज को 2% मिनिमम स्पेंड करना होता है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पेंड करें तो वो फ्यूचर CSR में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अगर बोर्ड रिजोल्यूशन हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। ये बिल्कुल सही बात है। सी नंबर ऑप्शन सही है। आपने भी सी लगाया था, तो बिल्कुल आप इसके मास्टर हैं। ऑप्शन डी की बात करें दोस्तों, तो ये पुरानी बात थी, अब गलत है। देखिए, पहले 2019 में जेल का प्रोविजन था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद यह सिविल ऑफेंस बन गया है। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना है, सिविल ऑफेंस बन गया है। अगर कोई कंपनी CSR रूल फॉलो नहीं करती है तो उसको पेनल्टी लगेगी, लेकिन जेल नहीं होगी। तो देख सकते हैं ना कितना इस क्या खूबी है इस क्वेश्चन सेट का करने का। आप 4 अलग अलग कंसेप्ट को समझ रहे हैं, कुछ भी सवाल क्यों ना आ जाए आप तो कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। देखिए, अभी जो हमने पॉइंट्स देखा उसको चारों पॉइंट को एक बार समराइज कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या हमने देखा कि CSR सिर्फ हंगर और पॉवर्टी तक लिमिटेड नहीं है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन ये सभी कवर्ड है, और CSR डायरेक्टली SDG से लिंक्ड है। कंपनी को 2% स्पेंड करना होता है, लेकिन ज़्यादा भी कर सकती है, और एक्सेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और CSR नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी है, जेल नहीं है। समझ में है दोस्तों? ये 4 पॉइंट याद रहेगा ना आपको। इस पे बराबर सवाल आते रहे, तो इसको आप जरूर अच्छे से करके जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया इज करेक्ट? यानी ग्रीन बॉन्ड जो भारत में है, इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है सही है, उसके स्टेटस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए कर रहा है कि ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया आर इशूड एक्सक्लूसिवली बाय कॉर्पोरेट सिंस 2018 एंड ऑल हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर। ऑप्शन बी कर रहा है कि ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया आर इशूड फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2015 विथ मोस्ट बीइंग $, डिनोमिनेटेड एंड हैविंग मैच्योरिटी बिटवीन 5 to 10 ईयर्स। ऑप्शन सी कर रहा है कि ग्रीन बॉन्ड फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज बॉन्ड मार्केट एंड आर प्राइमरली डिनोमिनेटेड इन INR विथ नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज लाइक द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन डी कर रहा है कि एज ऑफ मार्च 2020 ग्रीन बॉन्ड मेड अप ऑफ ओवर 10% ऑफ ऑल बॉन्ड इशुएंस इन इंडिया एंड बैंक क्रेडिट टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाज नेग्लिजिबल। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आइए देखिए करके ऑप्शन को मैं आपको चारों ऑप्शन एक साथ दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए ग्रीन बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला बात कि सिर्फ कॉर्पोरेट ही इशू नहीं करते, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट बॉडी, इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं। दूसरी बात, यह कहना कि सभी बॉन्ड 5 साल से कम मैच्योरिटी के हैं, यह भी गलत है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि मोस्ट बॉन्ड 5 से 10 साल तक के बीच की होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे रिन्यू पावर हो गया, राइट। रिन्यू पावर ने कम ड्यूरेशन का बॉन्ड इशू किया था, समझे। तो मोस्ट बॉन्ड 5 से 10 साल के बीच होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होती है, राइट। अब देखिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी की बात करें, सही जवाब है। देखिए, गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड का यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड पावर एक्सेट्रा। इंडिया ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड 2015 में इशू किया था, और ज़्यादातर बॉन्ड यूएस डॉलर में इशू होते हैं, अप्रॉक्स 76%, मतलब 76% बॉन्ड जो है यूएस डॉलर होते हैं, और मैच्योरिटी भी जनरली 5 से 10 साल तक की होती है। जैसे मान लीजिए, अगर एक कंपनी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज कर रहा है, तो वो ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी, जिसका पैसा सिर्फ उसी इको फ्रेंडली काम में लगेगा। अच्छा, ऑप्शन सी की बात करें तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये पूरा स्टेटमेंट ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ग्रीन बॉन्ड इंडिया की बॉन्ड मार्केट का मात्र 0.7% हिस्सा है, राइट, यानी मेजर पोर्शन नहीं है, यहाँ लिखा है मेजर पोर्शन। और दूसरी बात, काफ़ी बॉन्ड जो है फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर में इशू होते हैं, न कि सिर्फ आईएनआर में, और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी इंडिया में ग्रीन बॉन्ड इशू कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा फैक्चुअली रॉन्ग है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी की बात करें तो मार्च 2020 तक आपको मैं बता दूं कि ग्रीन बॉन्ड का शेयर सिर्फ 0.7% का था, 10% से बहुत कम था। और दूसरी बात कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कि वो विंड हो गया, सोलर हो गया, उसको बैंक क्रेडिट भी मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 7.9% ऑफ टोटल पावर सेक्टर क्रेडिट। तो कहना कि नेग्लिजिबल था, ये गलत है, राइट। तो एक बार हम समराइज कर लें फैक्ट को। हमने क्या सीखा यहाँ से कि ग्रीन बॉन्ड का यूज इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए होता है, सोलर और विंड के लिए। इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड इशू करना 2015 में शुरुआत किया। मोस्ट ग्रीन बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 से 10 साल की होती है। 76% ग्रीन बॉन्ड यूएस डॉलर में इशू होता है, और उस इशू हुए हैं। और जो है ग्रीन बॉन्ड का टोटल बॉन्ड मार्केट सिर्फ कितना है, 0.75% है। देखिए ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल बॉडी भी ग्रीन बॉन्ड इशू करती है। तो अगर आपको ये एमसीक्यू एक्सप्लेन समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये इस प्रकार से मैं और भी कंटेंट आपके सामने लाते रहूँगा यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों ये जो भी कंटेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ना मॉक टेस्ट का, ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स में दोस्तों आपको इसके अलावा क्विक रिवीजन पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ, आपको वाट टू स्टडी पीडीएफ, उसके अलावा दोस्तों आपको माइंड मैप और क्विजेज मिलते हैं इसके अलावा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है कैप्सूल कोर्स, बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा गया है इसका, ताकि आप लास्ट मोमेंट में क्विकली अच्छी चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर पाएँ, कुछ भी छूटे ना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। चलिए आगे हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन सपोर्टिंग इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट गोल। ऑप्शन ए, बैंक हैव अ मिनिमम रोल इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एज दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी, द रोल ऑफ बैंक इन ग्रीन फाइनेंस इज लिमिटेड टू रेगुलेटरी compliance. Option C, despite not being directly responsible for climate change, bank plays a key role in supporting India's net zero journey by financing green infrastructure. Option D, Financial Service Task Force has advised bank to focus only on profit maximization and avoid high risk green investment. तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। मैं एक साइड में, ये देखिए ये 4 ऑप्शन है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार जूम करके देखिए क्वेश्चन को, और फिर ट्राई आंसर देखिए। आप उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। मैं आपको ऑप्शन में समझा देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह सोचना कि बैंक का रोल मिनिमम है, ये गलत है। हाँ, बैंक डायरेक्टली पॉल्यूट नहीं करते, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि वो इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं, यानी पैसा देते हैं प्रोजेक्ट के लिए। अगर पैसा उन्हीं इंडस्ट्री को मिले जो पॉल्यूशन कम कर रही है, तो बैंक इंडायरेक्टली क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री सोलर पैनल लगाना चाहती है और बैंक उसको लोन देता है, तो बैंक क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक स्टेप ले रहा है ना, तो बैंक का रोल मिनिमल नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? ऑप्शन बी कर रहा है कि ये सिर्फ देखिए ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ कॉम्प्लाइंस करना यानी रूल फॉलो करना काफ़ी नहीं होता। आज के टाइम में बैंक से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना लोन डिसीजन में इन्वायरमेंटल रिस्क भी देखे। जैसे कि अगर किसी प्रोजेक्ट के मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट है उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसे अवॉइड करें, और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी यह रिस्क को इंक्लूड करें। तो यह कहना है कि बैंक को इन्वायरमेंटल रिस्क देखने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल आउटडेटेड थिंकिंग है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बैंक डायरेक्टली पॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो इंडस्ट्री को जो ग्रीन बना सकते हैं, जो ग्रीन बन सकते हैं। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सोलर प्लांट, विंड फार्म, ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसको फाइनेंस करके वो इंडिया के नेट जीरो टारगेट में हेल्प करते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ है FTSF। देखिए बैंक को फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स ने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस सजेस्ट किए हैं, जैसे ग्रीन फाइनेंस की क्लियर डेफिनेशन बताना,
फिर सिनेरियो एनालिसिस करना, और फिर इन्वायरमेंटल रिस्क को एसेस करना बिफोर लोन देना। तो एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर बैंक ने एक सिटी बस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जिसमें इलेक्ट्रिक बस चलनी है, तो वह इनडायरेक्टली कार्बन इमिशन रिड्यूस कर रहा है। और ऑप्शन डी की बात करें तो यह गलत है, क्योंकि दोस्तों FTSF ने कभी नहीं कहा कि ग्रीन फाइनेंस से दूर रहो। हाँ, और उनका एम है कि बैंक को गाइड करना कि ग्रीन फाइनेंस कैसे सिक्योर और स्टेबल बनाया जाए। प्रॉफिट तो जरूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। तो एक बार हम समराइज कर लें फैक्ट को। देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेटमेंट क्या बताया आपको कि बैंक क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन उनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बैंक को सिर्फ कॉम्प्लाइंस नहीं, एक्टिवली इन्वायरमेंटल रिस्क एवेल्यूएट करना होता है। और FTSF ने यानी फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स ने बैंक को स्ट्रेटजी दी है, जैसे सस्टेनेबल फाइनेंस का फ्रेमवर्क, रिस्क एनालिसिस टूल, सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग। बैंक ग्रीन फाइनेंस को फाइनेंस करके इंडिया के नेट जीरो गोल में मेजर रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली समराइज द इंडियाज कमिटमेंट एंड इनिशिएटिव अंडर SDG 13 एज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग COP26। और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं हर एक ऑप्शन को। ऑप्शन ए कह रहा है कि इंडिया प्लीज टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2050 एंड कमिटेड टू रिड्यूस 60% ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी बाय 2035। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंडिया अंडर SDG 13 कमिटेड टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2070, अनाउंस द पंचामृत स्ट्रेटजी एंड लॉन्च ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इनिशिएटिव लाइक OSOWOG एंड प्लास्टिक हैकाथॉन। ऑप्शन सी कह रहा है कि एट COP26 इंडिया प्रॉमिस टू एलिमिनेट ऑल फॉसिल फ्यूल बाय 2030 एंड टू स्विच कंप्लीटली टू सोलर एनर्जी बाय 2040 under the OSOWOG mission. And option D, India's climate plan focus only on solar power, excluding other renewable source, and does not include specific emission reduction target till 2030. तो मैं आपको चारों ऑप्शन को एक बार एक जगह शो कर देता हूँ। लेट मी शो यू ऑल द 4 ऑप्शंस एट वन प्लेस। सो दिस इज आर द 4 ऑप्शन। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है आपसे। चलिए अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों फैक्चुअली गलत है। इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट 2070 तक का रखा है, 2050 तक का नहीं, ठीक है। और कार्बन इंटेंसिटी कम करने का टारगेट भी जो है 2035 तक है, 60% नहीं है, राइट। तो फिर हाँ 2035 तक 60% का नहीं है, बल्कि 2035 तक ये कितना है, 2030 तक है 45% का। तो कार्बन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, आपकी GDP के हर यूनिट पे कितना कार्बन एमिट हो रहा है। तो कम कार्बन इंटेंसिटी का मतलब कि क्लीनर ग्रोथ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी की बात कर लें तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए यही इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडिया ने COP26, ठीक है ना, COP26 यानी जो ग्लासगो में हुआ था 2021 में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट दिए थे, राइट। कैसे कैसे कमिटमेंट दिए थे मैं आपको बताता हूँ। तो भारत ने COP26 में कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट दिए थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मिलके कहलाता है पंचामृत। हाँ, ये वर्ड भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचामृत बोलते हैं, यहाँ लिखा गया है। और इसमें क्या है कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन का गोल था। उसके बाद दोस्तों 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल्स फ्यूल यानी जैसे सोलर विंड, ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट और 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, ठीक है, 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बनेगा। 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन का कट बाय 2030 और कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करना बाय 2030। तो सोचिए इंडिया एक बड़ा फैक्ट्री सेटअप कर रहा है। अब यह फैक्ट्री सोलर या विंड से चले तो पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा और टारगेट भी अचीव होगा। तो इंडिया ने कुछ और भी इनिशिएटिव लॉन्च किया, जैसे OSOWOG यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसका आइडिया है कि सोलर एनर्जी को ग्लोबली शेयर किया जाए, जैसे एक कंट्री दिन में एनर्जी जनरेट करे और दूसरी रात में यूज़ करे। प्लास्टिक हैकाथॉन यानी दोस्तों यह चैलेंज था यथ और इनोवेटर के लिए, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाया जा सके। टारगेट था 2022 तक। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा ओवर एम्बिशियस और इनकरेक्ट है। इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि 2030 तक सारे फॉसिल फ्यूल बंद हो जाएंगे, या प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। और OSOWOG का एम है सोलर पावर को बॉर्डर के पार शेयर करना, राइट। लेकिन 100% स्विच टू सोलर का कोई टारगेट नहीं दिया गया। और फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इंडिया क्लाइमेट प्लान फोकस ऑन सोलर पावर। यह भी मिसलीडिंग है। इंडिया का प्लान सिर्फ सोलर पावर पे फोकस नहीं है, उसको विंड, हाइड्रो, बायोमास जैसे एनर्जी सोर्स भी इंक्लूडेड हैं। और इंडिया के पास क्लियरली डिफाइंड टारगेट है, जैसे कार्बन इंटेंसिटी कट, 500 गीगावाट टारगेट, सब 2030 से पहले के टारगेट हैं। तो एक बार समराइज कर लें फैक्ट को। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि इंडिया ने नेट जीरो टारगेट की है 2070 तक, 2050 तक नहीं किया, 2070 तक किया नेट जीरो इमिशन। और पंचामृत यानी 5 कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। इसमें मेजर इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है वो है OSOWOG यानी क्रॉस बॉर्डर सोलर शेयरिंग, इसे कहा जाता है। और प्लास्टिक हैकाथॉन यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के से छुटकारा होता है हमारा। और इंडिया का जो प्लान है उसके अंदर मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, केवल सोलर ही नहीं आते। और क्लियर टारगेट दिया गया है 2030 तक के इमिशन रिडक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। चलिए ये सब हमें याद रखना है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 30 SDG 30 एंड द रोल ऑफ द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एट मीगा इन सपोर्टिंग इट ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए, SDG 13 एम्स टू इंश्योर क्लियर ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2030 while मीगा सपोर्ट प्राइवेट कंपनी ओनली थ्रू कमर्शियल लोन। ऑप्शन बी, SDG 13 फोकस ऑन एंडिंग हंगर एंड इंप्रूविंग हेल्थ एंड मीगा प्रोवाइड एड डायरेक्टली टू द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, क्या कर रहा है, SDG 13 टारगेट अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मीगा इनकरेज FDI इन डेवलपिंग कंट्री बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। और ऑप्शन डी कर रहा है कि SDG फोकस ओनली ऑन एनर्जी सिक्योरिटी वाइल मीगा फंक्शन एज अ ग्लोबल बैंक दैट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलप कंट्री। ठीक है, तो ये है, ये देखिए, ये मीगा और SDG के बारे में एक सवाल है। आपको मैं जूम आउट करके दिखा दिया हूँ एक ही स्लाइड में सारा सवाल, सारा ऑप्शन आपको दिखा दिया। अब आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि SDG 13 एम्स टू इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए इसमें दो गलतियां हैं। SDG 13 का मतलब है क्लाइमेट एक्शन, यानी क्लाइमेट चेंज से अर्जेंट फाइट करना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर SDG 6 का पार्ट है, ना कि SDG 13 का। और दूसरी बात है, मीगा कोई कमर्शियल लोन नहीं देती, वह फॉरेन इन्वेस्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है नॉन कमर्शियल या पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट, जैसे वार, पॉलिसी चेंज, करेंसी रेस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी इंडिया में सोलर प्लांट लगाना चाहती है और डर रही है कि पॉलिसी चेंज हो गई तो नुकसान होगा, तो मीगा उससे रिस्क से अगेंस्ट गारंटी देती है, समझे। और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी इनकरेक्ट है। हंगर और हेल्थ SDG 2 और 3 के पार्ट है। SDG 13 सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे फोकस्ड है। और मीगा कोई डायरेक्ट एड नहीं देती गवर्नमेंट को, वो फॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट करती है ताकि वो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करे। मीगा का रोल है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर अफ्रीका में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो मीगा उसके प्रोटेक्ट करेगा पॉलिटिकल रिस्क से या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए SDG 13 क्लियरली बोलता है कि टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। और मीगा का फुल फॉर्म को पता है ना, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो फ्रेंड्स, मीगा यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी डेवलपिंग कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। इन्वेस्टर को नॉन कॉमर्शियल रिस्क जैसे वार, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। गवर्नमेंट को गाइड करता है कि कैसे वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे, और इसका गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी हटाना और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, समझे। और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि SDG 13 सिर्फ एनर्जी पे फोकस नहीं है, क्लाइमेट चेंज ओवरऑल कवर करता है। और मीगा कोई ग्लोबल बैंक नहीं है, नहीं वो डेवलप्ड कंट्री का फंड को फंड करता है, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टर को सपोर्ट करता है, मेनली वाया गारंटी एंड नॉट लोन। तो चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो फैक्ट है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट याद रखिए, SDG 13 मतलब कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए अर्जेंट एक्शन ले रहे हैं। मीगा मतलब कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क। और मीगा जो है इन्वेस्टर के ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है, डेवलपिंग कंट्री को एडवाइस करता है इन्वेस्टमेंट पे। मीगा लोन या ऐड नहीं देता और ना ही डेवलप्ड कंट्री को नहीं डेवलप्ड कंट्री के प्रोजेक्ट फंड करता है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, इस PDF में जो आपका क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके लास्ट में आपको उसका एक समरी दिया हुआ है, तो मेन पॉइंट है वो समराइज किया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिए। अगले सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द स्ट्रक्चर, मेंबरशिप एंड फंक्शनिंग ऑफ WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ऑप्शन ए, WBG इंक्लूड ओनली 3 एजेंसी फोकस्ड ऑन मिडिल इनकम कंट्री। ऑप्शन बी, WBG कंसिस्ट ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IDA विच सपोर्ट द पुअरेस्ट country. Option C, voting right in the World Bank group are equally distributed among all country. Option D, WBG funding comes only from member contribution and ICSID provide loans to the developing country. तो चलिए ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब मैं आपको मैं एक साथ सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ एक साथ। ये देखिए ये 4 ये क्वेश्चन है, जो पॉज कीजिए वीडियो को और फिर सोचिए क्या सही जवाब है। आपने सोच लिया, चलिए पहला ऑप्शन की ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए गलत है। देखिए इसमें 3 मेजर मिस्टेक है। पहला क्या है कि WBG में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 इंस्टीट्यूशन होते हैं। दूसरी बात कि WBG से मिडिल इनकम कंट्री पे फोकस नहीं करता बल्कि लो इनकम कंट्री के लिए भी काम करता है, स्पेशली यदि IDA की बात करें तो IDA। और यह UN से फंड नहीं होता, WBG का फंडिंग काफ़ी सोर्स से आता है, राइट। तो ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है कि WBG के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं और IDA जो है पोरेस्ट कंट्री को सपोर्ट करता है और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो देखिए दोस्तों, WBG के 5 कौन कौन मेंबर हैं, IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है और ICSID है, ठीक है, ये 5 हैं। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, किसका IBRD का, IDA का और IFC का। और वोटिंग राइट की बात कर लें तो देखिए मेंबर कंट्री के पास बेसिक वोट और एडिशनल वोट होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा वोट। और फंडिंग में सिर्फ मेंबर से नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठाते हैं ये लोग। ऑप्शन सी की बात कर लें तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि वोटिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बल्कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वेट होता है। जिस कंट्री ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होता है। तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है तीन ऑर्गेनाइजेशन का, 5 में से 3 का, किसका IBRD, IDA और IFSC।
तो ये इसीलिए गलत है। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि इसमें दो गलतियां हैं। WBG का फंडिंग सिर्फ मेंबर कंट्रीब्यूशन से नहीं होता, WBG बॉन्ड इशू करता है और इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाता है, और ICSID कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता। यह एक लीगल बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व करता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड द स्टेट्स, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए हमने ये देखा कि WBG के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन है, ये पाँचों का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। और इसमें इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है IBRD, IDA और IFC का, और जो वोटिंग राइट होता है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है, और फंडिंग जो होता है, फंडिंग जो है मेंबर शेयर डिवाइडेड बाय इंटरनेशनल मार्केट। और फिर दोस्तों ICSID लोन नहीं देता, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, लीगल वाला पार्ट करता है ICSID, याद रहेगा आपको। चलिए अगले सवाल के तैयार हैं आप। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ब्रॉड मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट while economic development is narrow measure of increased output. Option B, economic growth focus only on income increase through output and GDP, whereas economic development is broader concept that include poverty reduction, etc., etc. Option C, economic development is prerequisite to economic growth and it is measured using GDP, GNI per capita income. Option D, economic development and growth are interchangeable terms that both focus solely on क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। चलिए एक साथ देख लीजिए चारों ऑप्शन को, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार देखिए और फिर से सुनिए। अब मैं आपको ऑप्शन ए के बारे में समझाता हूँ, ऑप्शन ए क्यों सही है या गलत है पहले देखते हैं। तो यदि हम ऑप्शन ए की ओर बढ़ें तो गलत है, यह स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो नैरो होता है और आउटपुट फोकस होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर GDP बढ़ गया लेकिन लोग अब भी गरीबी में हैं तो वो सिर्फ ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है, समझे। फिर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों समझिए इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि क्वांटिटी में बढ़ोतरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब जैसे मान लीजिए GDP, GNI, पर कैपिटा इनकम, ये सब का सब बढ़ता है। इनकम आउटपुट पे ये फोकस्ड होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर देखते हैं, ज़्यादा रिलेवेंट है डेवलप्ड कंट्री के लिए, और प्रोडक्शन बेस्ड अप्रोच है ग्रोथ में। और यदि हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। और इसमें पोवर्टी, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी का रिडक्शन हम लोग इसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका इंडिकेटर कौन कौन सा है, जैसे आप HDI हो गया, जीनी इंडेक्स हो गया, HPI हो गया, GDI हो गया, ये सब इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोकस है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी और हेल्थ एंड एजुकेशन पे, ठीक है। तो याद रहेगा ऑप्शन सी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रीरिक्विजिट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, गलत है। पहले क्या होता था, पहले होती थी ग्रोथ, फिर होती थी डेवलपमेंट, फिर होती है डेवलपमेंट, पहले ग्रोथ होती है फिर डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ बेस है, डेवलपमेंट आउटकम है। तो GDP, GNI सिर्फ ग्रोथ के इंडिकेटर है, डेवलपमेंट के इंडिकेटर नहीं है। और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि यह भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटरचेंजेबल नहीं होता। ग्रोथ का मतलब क्वांटिटी, मतलब केवल प्रोडक्शन या आउटपुट, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। इनकम के साथ हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ क्वालिटी भी जरूरी है। तो एक देश का GDP मान लीजिए बढ़ा पर लोगों की स्कूलिंग, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी लो है, तो सिर्फ ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। अभी जो पॉइंट हमने देखा, तो हमने आपको क्या बताया अभी कि ग्रोथ जो होता है वो इनकम और आउटपुट बढ़ना होता है, जैसे GDP बढ़ गया, GNI बढ़ गया। और डेवलपमेंट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ, जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी हटाना, हेल्थ, एजुकेशन। ग्रोथ सिंगल डायमेंशन होता है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशन होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट FII के इम्पैक्ट को बताता है। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम FDI। तो बेसिकली दो सवाल है, FII का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है और FDI से कैसे अंतर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि FII इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन यूनिट, व्हाइल FDI इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड हेज फंड। ऑप्शन बी कह रहा है कि FII टिपिकली इन्वेस्टेड इन स्टॉक एंड हेज फंड इज शॉर्ट टर्म एंड वोलेटाइल, व्हाइल FDI डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू GDP थ्रू लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है कि बोथ FII एंड FDI आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट कंट्रीब्यूट इक्वली टू प्रोडक्शन एंड GDP जनरेशन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि FII refers only to investment by Indian resident in overseas company, while FDI is by foreigner into Indian government security। तो मैं आपको चारों ऑप्शन को एक साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चार ऑप्शन A, B, C और D। बताइए क्या सही जवाब है इसका FII और FDI में। पहले हम लोग ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन ए की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए गलत है। क्यों, क्योंकि उल्टा लॉजिक दे रहा है ये। सही सीक्वेंस क्या है कि FDI जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है, और FII जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, स्टॉक और हेज फंड जैसे वोलेटाइल एरिया में लगता है। जैसे मान लीजिए अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है तो ये FDI है, लॉन्ग टर्म होगा, जॉब क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वही कंपनी सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदती है तो ये FII हो गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, जल्दी विड्रॉ हो सकता है, समझे। तो इसीलिए FDI हमारा लॉन्ग टर्म होता है, FII हमारा शॉर्ट टर्म होता है।
ऑप्शन बी की बात करें तो FII टिपिकली इन्वेस्ट, हाँ ये सही जवाब है, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि दोस्तों FII इन्वेस्ट कहाँ करता है, शेयर, हेज फंड, म्यूचुअल फंड में। शॉर्ट टर्म होता है FII, पैसा आज आया कल निकल गया। वोलेटाइल होता है, यानी पॉलिटिकल या ग्लोबल इंस्टेबिलिटी से तुरंत इफेक्ट पड़ता है इस पर FII पे। और GDP में इंडायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, जैसे टैक्स हो गया, मार्केट मूवमेंट हो गया। और ये सेबी से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और FDI की बात कर लें तो FDI जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है प्रोडक्शन यूनिट में, जैसे फैक्ट्री, मशीनरी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है FDI। GDP में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है। और फिर दोस्तों स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प करता है हमारा FDI। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि सी की बात कर लें तो सी जो है ये दोनों का सेम लेवल पे दिखा रहा है, जो कि गलत है। सिर्फ FDI प्रोडक्शन और GDP जनरेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। FII सिर्फ मार्केट मूवमेंट और लिक्विडिटी में मदद करती है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता, प्रोडक्शन बढ़ाता ही नहीं है FII। और ऑप्शन डी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कंफ्यूज ऑप्शन है। FII का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर का इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, और FDI का मतलब है फॉरेन कंपनी का इंडियन प्रोडक्शन यूनिट में इन्वेस्टमेंट। तो एक बार मैं आपको क्विकली समराइज कर दूं लास्ट में। देखिए, जब भी आप FII देखें ना, तो FII का मतलब समझिए कि शॉर्ट टर्म, तो FII का मतलब समझिए कि शॉर्ट टर्म शेयर फंड में वोलेटाइल होता है, सेबी रजिस्टर्ड होता है। और FDI लॉन्ग टर्म होगा, प्रोडक्शन में होगा, GDP और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। FII का इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, FDI का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द टाइप ऑफ FDI विद द रिस्पेक्टिव फीचर्स एंड एग्जाम्पल। बहुत अच्छा सवाल है, राइट। ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्रीनफील्ड FDI इन्वॉल्व एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग फर्म, ब्राउनफील्ड इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, एंड ज्वाइंट वेंचर इन्वॉल्व अ सिंगल फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्रीनफील्ड इन्वॉल्व अ फॉरेन फर्म एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, ब्राउनफील्ड इन्वॉल्व परचेजिंग स्टेक इन एग्जिस्टिंग लोकल फर्म, एंड ज्वाइंट वेंचर इन्वॉल्व पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेन एंड लोकल फर्म शेयरिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्रीनफील्ड इन्वॉल्व फॉरेन इन्वेस्टर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट, ब्राउनफील्ड इन्वॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज्वाइंट वेंचर इन्वॉल्व टू फॉरेन फर्म वर्किंग टुगेदर। ऑप्शन डी कह रहा है ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड आर बोथ फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर इज नॉट कंसिडर्ड FDI। चलिए आपको मैं चारों ऑप्शन को एक साथ दिखा देता हूं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और वेंचर इन्वेस्टमेंट के बारे में सही है। चलिए अब मैं आपको, आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, आपने आंसर भी पता कर लिया होगा। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो इस ऑप्शन में सब कुछ उल्टा लिखा है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है कि खाली ज़मीन पे नया से नया सेटअप बनाना। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी या एसेट को एक्वायर करना। और जॉइंट वेंचर में दो कंपनी मिलकर काम करती हैं, ना कि कोई सिंगल फॉरेन कंपनी। जैसे मान लीजिए अगर मैकडोनाल्ड इंडिया में अपना पूरा किचन आउटलेट स्टाफ खुद सेटअप करता है तो ये ग्रीनफील्ड हो गया। अगर कोई फॉरेन कंपनी एक एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी खरीद लेती है तो ब्राउनफील्ड हो गया। अगर हीरो और होंडा मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो जॉइंट वेंचर हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बिल्कुल सही है। देखिए ग्रीनफील्ड FDI स्क्रैच से होता है, खाली जगह पे नए ऑपरेशन सेटअप करना, फुल कंट्रोल कंपनी के पास होती है। एग्जांपल के तौर पर मैकडोनाल्ड, ह्यूंडई इंडिया, पेप्सी, ये सब हमारे ग्रीनफील्ड FDI हैं। ब्राउनफील्ड में क्या होता है कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर लेना, फास्ट एंट्री होती है लेकिन ओल्ड इशू इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे कि डाइची सैंकियो जापान का कंपनी है, रैनबैक्सी, जैसे ये डाइची सैंकियो ने क्या किया, रैनबैक्सी को खरीद लिया। और जॉइंट वेंचर क्या होता है कि फॉरेन और एक इंडियन कंपनी मिलकर काम करते हैं, जैसे हीरो होंडा। Friends, next question we have, which of the following statement correctly summarize the key objective and initiative of the foreign trade policy 2015-20? राइट, FTP 2015-20 के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ही कह रहा है कि FTP 2015-20 mainly focus on increasing import, establishing export restriction and limiting trade to a few market. ऑप्शन बी कह रहा है कि FTP 2015-20 aim to boost export, create employment, encourage value addition with a specific scheme like MEIS and SEIS. ऑप्शन सी कह रहा है कि FTP 2015-20 introduced new export tax, created barrier for MSME and eliminated e-commerce export benefits. ऑप्शन डी कह रहा है FTP 2015-20 has no new initiative but focus solely on increasing the internal trade. So these are the four options before you. Now please tell me which one is correct. Correctly summarize. So friends, now let's go through each and every option. तो पहला ऑप्शन की बात करें हम लोग तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉरी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों FTP का मेन गोल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, इंपोर्ट को नहीं। तो इस पॉलिसी का पर्पस है ट्रेड को फ्री और ओपन बनाना, ना कि एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाना, राइट। तो इसमें स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करने का भी कुछ नहीं है, इंस्टेड ग्लोबल एक्सपोर्ट प्रमोशन थी। तो जैसे मान लीजिए कि FTP का फोकस क्या था कि इंडियन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना, जैसे ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, डिफेंस प्रोडक्ट, कैपिटल गुड एक्सेट्रा। ऑप्शन बी की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों FTP 2015-20 का जो एम था वो देखिए यहीं पे लिखा गया है। पहले है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, वैल्यू एडिशन की तरफ भी फोकस किया गया, राइट। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर MEIS क्या होता है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। SEIS होता है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसके थ्रू स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया गया, राइट। तो जैसे कि आपका कैपिटल गुड प्रोक्यूरमेंट, इंडिजिनस मैन्युफैक्चर को सपोर्ट दिया गया, डिफेंस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का प्लान था, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को इनकरेज किया गया,
तो ये सब के सब हमारे इसमें आते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि FTP 2015-20 इंट्रोड्यूस FTP का मेन फोकस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, न कि एक्सपोर्ट टैक्स लगाना। MSME को बैरियर देने का बिल्कुल कुछ नहीं था, और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को इनकरेज किया गया था, एलिमिनेट नहीं किया गया था। जैसे आपने सुना होगा निर्यात बंधु स्कीम, इसके थ्रू MSME को सपोर्ट दिया गया, और ये हमारा इसका पार्ट था, FTP 2015-20 का पार्ट था। और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी में कह रहा है कि FTP ने बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस की थी, जैसे पेपरलेस ट्रेड, EPCG स्कीम फॉर कैपिटल गुड और एक्सपोर्ट स्कीम। तो इसका फोकस इंटरनल ट्रेड नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? देखिए, हमने आपको ये बताया कि FTP 2015-20 का मेन फोकस था एक्सपोर्ट बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। MEIS और SEIS जैसे स्कीम के थ्रू स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट प्रमोट किया गया। डिफेंस एक्सपोर्ट, कैपिटल गुड प्रोक्योरमेंट को भी सपोर्ट दिया गया। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। आई थिंक FTP 2015-20 के बारे में एक और सवाल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। तो ऑप्शन ए कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कोर ऑब्जेक्टिव एंड फीचर ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20, राइट। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि FTP 15-20 वाज लॉन्च विद द सोल एम ऑफ रिड्यूसिंग इम्पोर्ट। आई थिंक ये हमने डिस्कस किया है, तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस ये देखिए, नरसिम्हन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एक सवाल आता है नरसिम्हन कमेटी पे। सुनिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली समराइज द ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ऑफ द नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट 1992 एंड नरसिम्हन कमेटी टू 1998 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म। ऑप्शन ए कह रहा है कि बोथ कमेटी फोकस सोलली ऑन इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बोथ कमेटी फोकस सोलली ऑन इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग द प्राइवेट बैंक पार्टिसिपेशन इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन बी कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी वन फोकस्ड ऑन रेगुलेटरी एजिंग एंड